नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम स्पेयर पे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, क्योंकि कल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों के। तो बता दीजिए, कमेंट करिए कि कल किस किस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए आरआरबी ग्रुप डी फुल मॉक न्यू पैटर्न आधारित मॉक नंबर 5। तो चलो शुरू करते हैं। टाइम ज़्यादा मैं आपका ख़राब करूँगा नहीं, शुरू करता हूँ सीधा। हाँ, कल जिसका एग्ज़ाम है उसको उसको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ठीक है। मॉक नंबर 5। 5 5 कैसे? 4 होना चाहिए ना। चलो कोई ना, 5 शुरू हो गया तो 5 पहले दे लेते थे, 4 कल दे लेंगे। ठीक है, 4 कल दे लेंगे। सबसे पहले करेंगे मैथ। पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग खुद से। एक व्यक्ति मीटिंग में जाने के लिए चलना आरंभ करता है। उसे पता चलता है कि 4 किलोमीटर की गति से चलने पर वो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा और 5 किलोमीटर की गति से चलने पर वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। उसे कितनी दूरी तय करनी है? देखो, जल्दी पहुंच रहा है और एक तरफ लेट पहुंच रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस अपॉन S1 माइनस S2 इंटू, बस ये होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। S1 कितनी है? 4 किलोमीटर। S2 कितनी है? 5 किलोमीटर। टाइम डिफरेंस कितना है? 20 देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि 30 का डिफरेंस। और ये कितने का डिफरेंस हो गया? स्पीड में 1 का डिफरेंस। ओके। अब एक बात बताओ, ये 30 मिनट है, मुझे ये सब घंटे में, तो मुझे घंटे में बदलना पड़ेगा। 60 का मैं भाग दूंगा, तो ये 30 से 2 बार चला जाएगा, 2 से 4 2 बार चला जाएगा। मेरा आंसर क्या जाएगा? 10 किलोमीटर। ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, इसको याद रखना, इससे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। मेरा आंसर क्या आ गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का जो इतना प्यार मिल रहा है ना भाई इस सीरीज पे, मज़ा आ रहा है देख के। मतलब आप लोग जो रेस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत देख के मतलब मज़ा आ जाता है यार। ये कह रहा है कि मिश्र धातु ए है, जिसमें क्या है, कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 है और 5:9 है। ए और बी को एक्स अनुपात वाई में अनुपात में लिया जाता है। एक नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसमें कॉपर और जिंक का अनुपात 27:43 है। तो एक्स अनुपात वाई क्या है? देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अरे यार, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये क्या हो गया यार? एक मिनट, सॉरी दोस्तों। तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, टेक्निकल ग्लिच आ जाने की वजह से स्क्रीन बंद हो गई थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्या बोल रहा है? कॉपर है और जिंक है। ओके। इसमें एक धातु है, बी एक धातु है। ए का 3:4 है, 5:9 है बी का। ओके, ठीक है। अब ये कितना है? ये टोटल 7 है, ये टोटल 14 है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों को बराबर बना लेता हूँ, 2 से मैं गुणा कर देता हूँ। 2 से मैं गुणा कर दिया। ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। एक चीज बताइए, ए में मैं एक्स मिलाऊंगा और बी में मैं वाई मिलाऊंगा। ठीक है, वाई अनुपात मिलाऊंगा। ओके। तो मेरा रेशो क्या हो जाएगा? 27:43। ये क्या बोल रहा है कि जो 6 एक्स है ना, मैंने कि मान लो कि इसमें मैंने एक्स मिला दिया, इसमें भी एक्स मिला दिया, इसमें वाई मिला दिया, इसमें वाई मिला दिया। ये यही तो बोल रहा है, ए में एक्स मिलाओ और बी में वाई मिलाओ। ओके। ये ऊपर का 6 एक्स हो गया, 6x + 5 वाई। ठीक है, दोनों को जोड़ना है कि कॉपर कॉपर करना है। अब मैं जिंक जिंक करूंगा, 8x + 9 वाई। इसका रेशो ये मिलाने के बाद रेशो क्या आ जाएगा? 27:43। अब देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना है यहां से। अब कुछ लोग करेंगे इसको सोल्व। मैं कहता हूं कि भैया आपको सोल्व नहीं करना है इस इक्वेशन को। एग्जाम में आपके सोल्व करोगे बहुत मुश्किलात हो जाएगी। 43 को 6 से गुणा करना है या फिर जो भी है। ठीक है। तो भैया फिर करे क्या? मैं कहता हूं कि यहां से अब ऑप्शन उठाना शुरू कर दो। मैं x की जगह 1 लेता हूं, y की जगह 3 लेता हूं। मैंने x की जगह 1 लिया तो 6 हो गया, y की जगह 3 लिया तो 15। 6 और 15 21 हो गया। 21 तो गलत हो गया, ये ऊपर 27 आना चाहिए, 21 नहीं आना चाहिए। मैंने 2:3 लिया, x की जगह 2 लिया तो ये 12 हो गया, y की जगह 3 लिया तो 15 हो गया। 12 और 15 क्या 27 हो गया? बिल्कुल 27 हो गया। अब नीचे भी चेक कर लो भाई,
8 2 16, 16 और ये कितना हो गया, 9 3 27, यानी कि 16 और 27 43। बिल्कुल मेरा आंसर आ गया बी। हाँ, अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो आप एक चीज कर सकते हो कि भैया इसको सोल्व कर लो, फिर इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक बार बताओ, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 56 प्लस 42, ये कितना हो जाएगा 98। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बार गया 98 यानी कि 49, a बराबर आ गया मेरा 49। ओके, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, मुझे अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करना है। अर्धवर्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r प्लस 2r। क्या ये बात सबको पता है, अगर नहीं पता हो तो लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं कि 2r क्यों आता है। एक्चुअल में ये अर्ध परिमाप होता है, मान लो कि ये अर्ध परिमाप है, ये तो आधा परिमाप का पाई 2 पाई आर का आधा पाई आर हो गया, लेकिन परिमाप में तो आपको पता है भुजाएं ये जुड़ती है, तो ये क्या दोनों आर भी जुड़ जाएगा, इस वजह से इसका फॉर्मूला ये बन जाता है। और इस अर्ध परिमाप का व्यास कितना है, भुजा की वर्ग की भुजा के बराबर। अगर व्यास बराबर है 49 है तो त्रिज्या क्या होगी 49/2। भाई त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है ना। ठीक है, अब एक बताओ निकाल दो आंसर, 22/7 इंटू 49/2 इंटू 2r, 2 इंटू 49/2 सोल्व कर दो। 7 बार गया, ये 2 से 11 बार गया 77 प्लस ये 2 से गया 49, कितना आ गया 126। 126 मेरा आंसर आ गया। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया। बस फॉर्मूला है और सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। एक यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। मैंने ये जब क्वेश्चन पिछली बार जब मॉक में आया था, मैंने सीधा आप लोगों को बोला था इसका आधा कर दो, हमेशा 26 से छोटा ही होगा। क्या कर दो, सभी भुजाएं किससे जो परिमाप है ना उसके आधे से छोटी होगी। अब ये होता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, होता कैसे भैया, आपने तो बता दिया कि 26 ठीक है, लेकिन ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि आधा कर दो, उससे छोटी होगी तीनों भुजाएं। ठीक है, अब मैं चलो बता भी देता हूँ कि होता कैसे ये सॉल्यूशन। मैं क्या बोलता हूँ कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बिल्कुल, मैंने बोला कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। ओके, तीनों भुजाओं का योग क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर सी बराबर कितना होता है 52। एक बार बताओ, अगर मैं a प्लस बी बराबर 52 सी लिख लूँ, 52 माइनस सी लिख लूँ, और ए बी, अब एक बार बताओ ए बी का मान क्या, a प्लस बी का मान क्या दे रखा है 52 माइनस सी। अगर मैं इस सिचुएशन में 52 माइनस सी लिख लूँ, किससे बड़ा होगा सी से, तो क्या हो जाएगा 52 2c। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब c बराबर क्या आ गया 26, यानी कि c किससे छोटा होगा 26 से। ठीक है, अब ये जो भी है ना, इस त्रिभुज की किसी भी भुजा का मान 26 सेंटीमीटर से कम होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया। बिल्कुल सर, आ गया सर, खत्म। मैंने शॉर्टकट भी बता दिया कि एग्जाम में कैसे करना है, और आप लोगों को एग्जाम में कैसे करना है वो समझा दिया, और ना समझ में आया तो मैंने उसका बेसिक भी बता दिया आप लोगों को। इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब कुछ लोग इसमें देखो, इसमें क्या है ना, ये थीटा का मान क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच रखना है। आप मान रख के सोल्व कर सकते हो, 45 डिग्री रख के सोल्व कर लेना, मुझे लगता है आंसर मिल जाएगा। आप मान रख के खुद से सोल्व कर सकते हो, मैं इसकी गारंटी नहीं देता। ठीक है, अब मैं जो सोल्व करता हूँ मैं बेसिक जानता हूँ भाई। एक बार बताओ, 2 फॉर्मूले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 2 फॉर्मूले होते हैं।
एक चीज बताओ, 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या ये कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख क्या सकता हूं, चलो ये बाद में लिखेंगे, पहले ये कर लेते। 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज यहां से समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल सर समझ में आ गया। साइन थीटा माइनस, एक बार बताओ, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ कोसेक थीटा को। इसी तरीके से कोस थीटा माइनस सेक थीटा को क्या 1 बाई कोस थीटा लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करना, ये साइन यहाँ चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है साइन, देखो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है? बिल्कुल सर सबको पता है। मैं एक बात बताता हूं, मैंने क्या किया यहाँ पे, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा लिख सकता हूँ ना, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। इस फॉर्मूले से ये चीज हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा, माइनस, ये बात ध्यान रखना। तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, ओके। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रख, आपको पता ही है। एक बार बताओ, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा गया, बच क्या गया मेरे पास, 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, वही सेक थीटा कोसेक थीटा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, डी। कुछ नहीं भाई, मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे और फॉर्मूले का यूज किया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू, एक बार बताओ, सबसे पहले इसमें क्या करो, त्रिभुज बना लो भाई, त्रिभुज। मैं क्या बोलता हूं कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, कौन सा, पी क्यू आर, ओके। ये बोल रहा है कि क्यू एस पी टी पर, क्यू एस है ना, पी आर पर क्यू एस 90 डिग्री का कौन बनाता है, इनके लंब है। आर टी पी क्यू का पर, आर टी पी क्यू पर, ओके, ये भी लंब है, ओके। ये क्या ओ पर काटते एक दूसरे को, और ओ क्यू आर का समद्विभाजक और ओ आर क्यू का समद्विभाजक यहां मिलते हैं, ओके। तो एक ही बिंदु एम पर मिलते हैं, तो पी क्यू पी आर बराबर 56 है, ये 56 दे रखा है। तो एम क्यू एम आर का माप क्या है, एक देखो इस चीज का, मैं दो फॉर्मूले हो यहाँ पे, दो कॉन्सेप्ट यूज किए गए, मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया, एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से लंब डालते हो 90 डिग्री, यहाँ से लंब डालते हो, और ये मान लो कि ए है, ये थीटा है, ये ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा ना, ये 180 डिग्री माइनस थीटा ये होगा। तो मुझे यहां से ये कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 56 डिग्री। क्या मुझे ये 124 डिग्री नहीं मिल गया, 124 डिग्री क्या मिल गया, ओ वाला त्रिभुज मतलब कोण ओ मुझे ये मिल गया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं। ये अगर ये ए बी सी है, समझना, बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक, यानी कि दो भागों में बांटता हुआ अगर यहां मिलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस ए का आधा। क्या ये बात आप लोगों को पता है, यानी कि इंसेंटर। ये मैंने कल वाले मॉक में भी अच्छा बताया था, मैंने किसी मॉक में, ओके ओके। देखिए तो कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना है, 124 से 124, तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 124 बटे 2, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 62। तो 152 मेरा आंसर आ गया, कितना, 152 डिग्री। क्या सब लोगों को फॉर्मूला समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा आपको, मॉक में तो नहीं बताएगा, वैसे तो टीचर बहुत है बताने वाले, ठीक है, सब अच्छे अच्छे टीचर। एक वस्तु को बेचते समय 20 और 30 की क्रमागत छूट दी गई। मान लो कोई भी वस्तु मैंने अंकित मूल्य की 100 की खरीदी, मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मैंने 4/5 में बेचा, इसको 7/10 में बेचा, 2, ये कितना हो गया, 8, 56 मेरा विक्रय मूल्य हो गया, 100 मेरा क्या हो गया,
अंकित मूल्य, तो क्या रेशो हो जाएगा 25:14। खत्म। देखो यहाँ पे मेरे पास टाइम बचाने का समय था, तो मैंने सीधा क्वेश्चन फटाक से उड़ा दिया। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 12, 16 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि जब भी ऐसी चीज आए विभाजित करने वाली, अब एक बता 923 को भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा 3। तो मैं एक काम करता हूं 3 घटा ही देता हूं ना, इनकी 720 इन चारों से पूरा विभाजित होना चाहिए। ये 714 होना चाहिए, ये 1440 होना चाहिए, और ये कितना 1519 होनी चाहिए। एक्चुअल में इसमें 30 है पीछे 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, समझना, ये दोनों कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 30 का भाग जाने के लिए पीछे 0 होना जरूरी है। ओके, अब इसमें देखिए, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। मैंने 9 का भाग दिया, बिल्कुल 80 बार गया। मैंने 12 का भाग दिया, 60 बार गया। 16 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया 16 चौक 64, यानी कि 4 और 5 45 बार। और 30 का भाग दिया मैंने, कितना बार गया 24 बार। तो सबका भाग जा रहा है, और इसने क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, बस खत्म। मैं 1444 को चेक करने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि वो तो क्या है 720 से बड़ी हो गई भाई, और 7 अपने को सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर तिर्यक ऊंचाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए आवश्यक टेडपोल की लागत क्या है, जब एक वर्ग मीटर टेडपोल की लागत 146 है। देखना मेरे, ट्राई करना। पहली बात तो 147 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, टेढ़ी खीर हो जाएगी। 147 से मल्टीप्लाई ढूंढना। अब देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना यहाँ पे थोड़ा सा। एक बार बताओ, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है बताओ। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर √r² + h²। मुझे यहाँ पे क्या दे रखी है L, ये 15, तो 225 कर देता हूँ इसको, इसको अंडर को हटा देता हूँ, बराबर r², क्या r² + 9 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, सबको पता है 9, 12, 15 का ट्रिपल लग जाएगा, r बराबर मेरी 12 आ जाएगी, 12। अगर मुझे शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए आवश्यक टेडपोल की लागत चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई एक बात बताओ, जो भी कोई भी शंकु है, मान लो ये एक शंकु है ना, तो एक बात बताओ, इसके अगर मुझे कोई भी तंबू है शंकुआकार आकार का, इसके चारों तरफ भी तो चाहिए, इनकी क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 12, एल कितना है 15 और 146। खत्म। 7 से ये कितनी बार गया 201 बार। अब देखना, ट्राई करना, 5, 2, 4, 10, पीछे 0 आएगा, पीछे 0 आएगा, पीछे 0 आएगा, तो यानी कि 0 आएगा। ये एक बार बताओ, 15 और ये 180 हो जाएगा, ये 22 × 21 हो जाएगा। अब इन दोनों में से भी क्या होएगा, 22 है तो 11 का मल्टीप्लाई आएगा, 11 का मल्टीप्लाई, ये कितना 9, ये 9, 11 का मल्टीप्लाई है, ये दोनों 11 का मल्टीप्लाई है। तो काम करो, चेक कर लो फटाफट, 22 8 कितना होता है बताओ, 22 2 44, यानी कि 176, यानी कि 6 17 बच गया, 22 17 39, 21 से मल्टीप्लाई कर लो, पीछे 6 आएगा भाई, पीछे 0 6, खत्म। 9वां में आंसर क्या आ गया भाई, बी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 व्यक्ति 12 झाड़ू के से 12 व्यक्ति हैं, 12 झाड़ू है, 4 दिन में पर साफ कर सकते हैं। 8 व्यक्ति है, 8 झाड़ू है, कितने दिन में साफ कर देंगे बताओ। ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2 से 4 से 4 गया, तो x बराबर क्या जाएगा 9। इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा ना भाई। तो मेरा आंसर क्या आ गया 9। खत्म। टाइम एंड वर्क एक ऐसी चीज है जिसको आप फटाक से कर सकते हो, बहुत फास्टली। इसको आपको देखने पे एक फॉर्मूला आता है, मैं एक बार बताऊं, -b³ बराबर क्या होता है, a - b a² + b² + ab। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है? नहीं पता है तो ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, ये a³ है, ये b³ है, ये माइनस है, ये क्या है
ए बी है, ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इसको ये सॉरी बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, आगे पीछे कर दिया। तो एक बार बताओ, अगर मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे इधर ले आऊँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो चीज़ यहाँ दे रखी है अपने को, तो मेरा बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 453 में से क्या घटाओ, 453 में से 383 घटा दो, बात खत्म। मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा 53 और 17, 70 मेरा आंसर आ गया, खत्म, डी आंसर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, मैंने ट्रिक भी बता दी, बात मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। आप जो सोच सकते हो ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में करना है वो आपको करना ही है। एक चीज़ बताओ, ऑप्शन देखा मैंने कितने दूर दूर है, बहुत दूर दूर है सर, बहुत दूर दूर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 675 मान लो, इसको कितना मान लो, 12 मान लो, इसको 55 ही मान लेता हूँ, 55 मान लेता हूँ। 675 प्लस 12 पंजो 60 और ये 66, ये कितना हो जाएगा 1300 और 1335 के करीब आएगा, 1335 से ऊपर ही आएगा, 1335 के आसपास आएगा, क्योंकि मैंने देखो 0.5 तो यहाँ से कम किया, 0.5 यहाँ से कम किया, तो इससे ज़्यादा ही आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, कितना 10-20 ज़्यादा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1371 के आसपास होगा। अगर आप इसको 12.5 मान के और 55.5 मान के सोल्व करोगे ना, तो आपका एग्जैक्ट आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1371 के आसपास। दो प्रकार के चावल है जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति केजी और 42 रुपये प्रति केजी है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, 45 रुपये प्रति केजी के भाव पर बेचे जाते हैं। मान लो कि मैं 2 किलो चावल लाया, पहला मैंने 38 से लाया, दूसरा 42 से लाया, मैं 2 केजी टोटल कितने का लाया, 80 रुपये का लाया, 38 प्लस 42 80 रुपये का लाया। मैंने 1 केजी 45 का बेचा, तो 2 केजी में कितने का बेच दूंगा, ये तो मेरा सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, कितने का बेच दूंगा, 90 का। मुझे प्रॉफिट कितना हो, 10 का, कितना 80 पर, 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5, खत्म। देखो आपको मालूम होना चाहिए 1/8 का मतलब 12.5 होता है। अगर इसने ये दे रखा है और अपने को ये ज्ञात करना है, यानी कि मुझे यहाँ भी कैसे भी करके 2 लाना होगा, 2 और नीचे 3 लाना होगा यहाँ पे, तो मैं एक काम नहीं कर सकता, आप लोगों को पता है। अगर मैं इस संख्या को 2/3 से भाग दे दूँ, सारी संख्या को, इसको 2/3 से, तो 3x इंटू 2/3 माइनस 1/2x इंटू 2/3 बराबर 4 इंटू 2/3। मैंने 2/3 से गुणा कर दिया, भाग नहीं दिया, सॉरी गुणा कर दिया। 3 से ये 3 गया, 2 से 2 बार गया, और ये कितना बच गया, 8/3। ये क्या बच गया, 2x माइनस 1/3x बराबर 8/3। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। आप लोगों को पता है, अब मुझे चाहिए क्या, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। तो आप लोगों को पता ही है ना, ए स्क्वायर प्लस ए होगा 2 होगा, 2 ओके, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कितना, 64/9 प्लस 2। अगर 2 है और यहाँ पे एक चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू 1/3x। तो ये कितना हो जाएगा, समझो, x से x गया, तो 64/9 प्लस 4/3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 76/9, 76/9, बस खत्म, मेरा डी आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ये तो बच्चे को पता है यार, ये फॉर्मूला तो ये तो सबको पता है कि क्या, x प्लस 1/x बराबर, अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। ये एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में आती है, लेकिन अपन क्या करते हैं, जब ये कट जाते हैं तो लिखते नहीं है यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखते इसको फॉर्मूले में। ये यहाँ अगर ये चीज़ है ना, तो फिर आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सबको समझ में आ गया फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 675 का 120% कितना होता है बताओ। 675 का 6/5 प्लस 92 बराबर, मैं 14 सोल्व करूंगा, मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा। 1240 का x% प्लस 716, ये 5 से कितनी बार गया, ये 1 बार गया, 3 बार गया और 5 बार गया। 135 इंटू 6, 56 30 और 33, 33 नहीं, 21 2, 810 प्लस 92 यानी कि 800
902, 902 बराबर 716 घटा दूंगा मैं 716, तो कितना आ जाएगा, या 12 6 89 में से 186, 186 12 का कितना 1240 का कितना प्रतिशत है बताओ। सबको दिख रहा होगा ना कितना प्रतिशत है, नहीं दिख रहा तो फिर तो नहीं दिख रहा तो सोल्व करो। ये कितनी बार गया 62 बार, ये कितनी बार गया नोट 3 बार इंटू 100, ये सॉरी 10, ये 31 से 3 बार गया, 2 बार गया, 2 से ये कितने 5 बार, तो 15% आ गया, 15% बी आंसर आ गया भाई। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अब डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से क्या 3400 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, मेरे पास पी मूलधन है और मेरे पास ये है, मेरे पास मान लो कि 100 रुपये एक धन राशि है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 36%, 36%, 100 का कितना हो गया 36% मेरा ब्याज हो गया, तो मेरा कितना 36 ब्याज हो गया, 36 ब्याज हो गया। ब्याज को जोड़ दिया मैंने 100 प्लस 36, 136 का मान कितना है 3400, और मुझे चाहिए क्या 100 का मान, बस यही तो है। ये एक बार बताओ, 17 से ये 200 बार गया, 17 से ये कितनी बार 8 बार गया, 8 से ये कितनी बार गया 25 बार, तो 2500 मेरा आंसर आ गया 2500। अब एक सीधा भी कर सकते हो आप इसको, देखो लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार बताओ 3 साल में 12% कितना होता है 36, 3 साल में 12% की दर से साधारण ब्याज 36% होता है, 100 प्लस 36, बात खत्म, यही खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो लिखने की जरूरत क्या है, एग्जाम में लिखना नहीं है ये चीज़, थोड़ा सा मेंटली भी कर सकते हो ये चीज़ कि 3 वर्षों में 12% की दर से कितना हो जाएगा 36%, तो मेरा जो धनराशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई 136%। यदि ऊंचाई h है और त्रिज्या r वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, ये कितना एक दिया है भाई, ये गया तो h कितना हो जाएगा 3h बराबर क्या हो जाएगा r प्लस एच। अब देख लो भाई 2h बराबर r, 2h बराबर r भाई, 2h बराबर r, तो h बराबर 1/2r, ये रहा, इसको इधर ले आओ, h बराबर r/2, बस खत्म, यही तो है यहाँ पे। d मेरा आंसर आ गया भाई d। देखो थोड़ा सा पास्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको भी आते हैं मुझे भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन समझाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि 0 से 5 के बीच, 5 से 10 के बीच और 10 से 15 के बीच इत्यादि में समूहीकृत किया जाता है कि तो वर्ग 20 से 25 की आवर्ती क्या होगी। ये क्या बोल रहा है कि जो ये संख्याएं दी हुई है ना, इनको इस प्रकार वर्गीकृत करना है कि 0 से 5 के बीच कितनी संख्या है, 5 से 10 के बीच कितनी संख्या है और 10 से 15 के बीच कितनी संख्या है। तो ये पूछा कि 20 से 25 के बीच कितनी संख्या है। देखो 20 से 25 के बीच, 20 से 25 के बीच एक तो 20 होगी, एक 21 होगी और एक 23 होगी, और तो कुछ होगा नहीं, 3 संख्या ऐसी है 3, ये रहा डी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में एक रिसाव है जो 6 घंटे में खाली कर देता है। एक नल को चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 10 लीटर पानी टंकी में भरता है। जब ये भर जाती है तो अब इसे 10 घंटे में खाली कर दिया जाता है। ओके, ये बोल रहा है कि एक पाइप है, मान लिया एक पाइप है तो ये 6 घंटे में खाली करता है, और मान लो बी एक पाइप है जो खाली करता है कितना 10, तो ए प्लस बी कितना 10 घंटे में खाली कर देते 10 घंटे में। समझना मेरी बात को, मैंने एफिशिएंसी 30 ली, 30, ये इसकी एफिशिएंसी -5 हो गई और इसकी एफिशिएंसी -3 हो गई। ठीक है, अब एक चीज बताओ, समझना मेरी बात को, ये जो -3 से -5 से -3 हुआ है, ये क्यों हुआ होगा। जो ये भर रहा है ना 10 लीटर, ये 2 भर रहा होगा जब भी -3 हुआ होगा, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 10 लीटर, 10 लीटर भरता है। अगर 2 का मान 10 हो गया, समझना मेरी बात को, तो ये दोनों मिलके 3 का मान कितना हो जाएगा 30, 3 का मान 30।
अब देखना, ये तो 2 मिनट में ये क्या कर रहा है, देखो समझो, 2 का मान 30 है, 30 कहाँ गया यार, 2 का मान 30 है। 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को। 2 का मान 10 है, सॉरी यहां 2 का मान 10 है, 1 का मान कितना हो जाएगा 5। समझो, अगर ये 10 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, है ना, तो एक बात बताओ, यहां मेरे से गलती हो गई थी, तो 2 यहां हुई थी मेरे से गलती, ओके अब समझ में आया कहाँ गलती हुई थी, अब समझ में आया। एक्चुअल में ये 2 का मान 10 नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि अगर 1 मिनट में 10 लीटर भर रहा है तो 100 मिनट 60 मिनट में कितना भरेगा 600। ये 2 का मान है 600 बाई 600 लीटर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 100, कितना 300 लीटर, 300 लीटर। अब मेरे को चाहिए कितना 30 का मान, तो 300 इंटू 30, 9000। अब मैं दोबारा समझा देता हूं क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो 6 घंटे में एक मान लो एक पाइप है जो 6 घंटे में भर सकता है, सो खाली कर सकता है बी, और ए प्लस बी दो पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक -5 एक -3, ये 30 की एफिशिएंसी ले ली। एक बात बताओ, प्रति मिनट अगर देखो ये घंटे में भर रहा है, ये घंटे में भर रहा है और ये मिनट में दे रखा है, तो मैं इसको क्या करूंगा घंटे में बदल लूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 600 लीटर। एक्चुअल में जो 2 कम हो रहा है ना, -5 से -2, ये 2 का मान क्या है 600 लीटर, क्योंकि ये 600 लीटर बढ़ता है 2 इस वजह से। अब 1 का मान कितना हो जाएगा 300 लीटर, और मुझे चाहिए कितनी एफिशिएंसी 30 का मान चाहिए, तो 9000 हो जाएगा 9000। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 97.2 है, तो निवेश की गई राशि, मैंने 1000 बार बताया, 10,000 बार बताया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है ना, वो क्या होता है 9 का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर बटे 100, कितना हो जाएगा 81 बटे 100, बस खत्म, यानी कि 0.81 होगा ये 97.0.81। मुझे चाहिए क्या 100 का मान, यहाँ से मैं 1 जीरो काटूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 81 से ये कितनी बार चलाया जाएगा 12 बार, तो 12000 मेरा आंसर हो गया। ये लो, बस कैलकुलेशन करनी थी। अच्छा, ये कुछ लोगों को दिमाग में ये भी चीज़ आ रही होगी कि ये मैंने r का स्क्वायर बटे 100 क्यों किया। एक बात होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता a प्लस बी बटे 100। अब ये 9 और -9 तो कट ही जाएगा ना, इस वजह से होता है भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट, ए ने 3000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीनों के बाद बी 5000 रुपये के साथ ए के साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद उनके लाभ का भाग, एक बार बताओ, ए है बी है, ए 3000 रुपये निवेश करता है और बी कितना करता है 5000 रुपये, ठीक है। उनके लाभ का अनुपात कितना है? देखो कुछ महीनों के बाद, मान लो कि x महीनों के बाद कौन बी शामिल हो रहा है, और ए तो पूरे 12 महीने चलता है, तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए 36,000। और ये 4:5 में है, देखो लाभ 4:5 में, 4 का मान 36,000 है तो 5 का मान 45,000, यानी कि 45,000 है तो ये x की जगह 9 आना चाहिए, यानी कि बी ने 5,000 रुपये 9 वर्ष के लिए 9 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए। अब ये पूछा बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, एक बार बताओ 9 महीने तक इन्वेस्ट किए तो कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा 3 महीने बाद, 3 महीने, 9 मत लगा देना, ये गलती मत कर देना भाई। ये पूछा कितने महीनों के बाद शामिल हो, 9 महीने तक तो उसने निवेश किया है। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे? सबसे छोटा गुणज अब बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया। देखो 7 का गुणज होना चाहिए, सबसे पहले तो 7 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और 4 2 इसमें भी नहीं जाएगा। लो कर लो बात, 7 का गुणज ही एक ही संख्या है। अब मैं इसका क्यों 4 डालूं भाई,
क्या करूंगा इसका 4 डाल के। अब एक काम करो, 1085 में से 5 घटा दो, 1080 में भाग दे के देख लेना, 8 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, बात खत्म। अब आप लोग भाग दे के चेक कर लेना। 7 से मल्टीप्लाई ढूंढना था मुझे, एक ही आंसर मिला, बात लगा के निकल गया। भाई मैं अपना टाइम क्यों खराब करूंगा, एग्जाम में तो मुझे टाइम बचाना है। मुझे 17/8 प्राप्त करना है। 9/16 का कितना भाग जोड़ा जाए, 9/16 का x भाग जोड़ा जाएगा। ओके, अगर मैं 17/8 में से कितना घटा दूं, 9/16, तो ये 9/16 का कितना x आ जाएगा, x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 8। मैंने 16 एलसीएम ले लिया, तो ये 34 - 9 बराबर 9/16 इंटू एक्स। 16 से 16 गया, ये कितना बच गया 25/9। 25/9 भाई, 25/9 बी आंसर आ गया, बी। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है। देखो जहां मुझे लगेगा ना कि मुझे समझाना चाहिए, मैं 100% समझाऊंगा आप, लेकिन जहां मुझे नहीं लगेगा, जहां मुझे लगेगा कि समझाने की जरूरत नहीं है, मैं वहां करके निकल जाऊंगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं का गुणनफल योगफल क्या होगा। एक बार बताओ, 5 संख्याओं का औसत क्या होता है, बीज की संख्या। भाई यही तो होता है ना, विषम संख्याओं का औसत बीज की संख्या होती है, बीज का। वैसे भी 5 लगातार अगर कोई संख्या है तो उनके बीच का औसत तीसरे नंबर का होता है। अब देखो 37 है, ये औसत है, तो 2 संख्या इधर रही होगी, 2 संख्या इधर रही होगी। अब विषम संख्या है तो यहाँ 39 रही होगी, यहाँ 41 रही होगी, क्योंकि 37 के बाद 39 ही तो अगली विषम संख्या आती है, 39 के बाद 41 आती है। 2 संख्या इधर रही होगी तो 2 संख्या इधर भी रही होगी, यानी कि 35 इधर रही होगी और 33 इधर रही होगी। मुझे क्या पूछा है, सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम दोनों का योग पूछा है, तो मेरा 74 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो चलो मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। मैं क्या बोलता हूं कि 2, 3 और 3, 5, 7 3 संख्याएं हैं, इनका मुझे औसत क्या दे रखा है 5। यानी कि कैसे निकालते हैं, ये मैंने 37 से 2 इधर इधर कैसे लिखा, इन दोनों को जब इन तीनों को जोड़ोगे भी ना आप और 3 से भाग दोगे तब भी आपका 5 ही एवरेज आएगा। 10 और 7, 8 और 7 15, 15/3, तब भी मेरा 5 ही आंसर आया। यानी कि एवरेज क्या होता है ना, कोई भी विषम संख्या, अगर मान लो कि 21 संख्याएं दे रखी है तो 10 को हटा दो, 10 को हटा दो, 11वीं संख्या एवरेज आ जाएगी। जैसे माध्यिका निकालते हैं वैसे ही, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 74। भाई देखो इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं सिखाएगा भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, पूरा मॉक टेस्ट भी पूरा हल करवा रहा हूँ। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। फिर भी आप लोग मतलब पूरा नहीं देखते, शेयर नहीं करते। थोड़ा सा आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, मैं शेयर के लिए नहीं बोलता, लेकिन अगर देखो तो पूरा देखो भाई। चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। एक चीज बताओ, मेरे पास 100% मत थे, 8% ने मेरे को मत नहीं डाला, 92% ने मेरे को मत डाला। ठीक है, ओके। 2 उम्मीदवार चुनाव को लड़ते हैं जिनमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिलता है 48%। 48% किसको, जीतने वाले उम्मीदवार को। हारने वाले उम्मीदवार को अब कितना मिलेगा 44%। यही मिलेगा ना, 92% ही तो कुल पड़ा। ये बोल रहा है कि ये 1100 वोटों से जीत गया, यानी कि जो 4% का मान है ना, एक बार बताओ, किसी को 48 पड़ा, किसी को 44 पड़ा, तो ये 4 से ही जीता, और ये 4% का मान क्या है 1100। अब मुझे पूछा कितना है 100% का मान, तो 1100/400 का मान चाहिए। 4 से 25 बार गया, 25,005 और 27, 275, यानी कि 27,500। क्या आप लोगों को समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। तो चलो अपने इसी के साथ क्या होता है, मैथ की खत्म। मैथ को अपने को 40 मिनट लगे भाई 25 क्वेश्चन सोल्व करने में। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है। ये बोल रहा है नेशनल एक्सप्रेस वे ए सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे। ओके ठीक है, मैंने मान लिया कि नेशनल एक्सप्रेस वे सबसे चौड़ा है, जो ए वाला है। इसका उपयोग कम लोग करते हैं। जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो लोग
तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है। सभी दुर्घटनाएं अधिक गति के कारण होती है। एक बात बताओ, क्या सभी दुर्घटनाएं जो यहाँ एक्सप्रेस वे पे होती है क्या गति के कारण होती है? इसने दे रखा है कहीं पे कि गति के कारण ही होती है? और तरीके विषय भी तो हो सकती है ना। मान लो कि लोग साला संयम से नहीं चला रहे हो, उसके कारण भी हो सकती है। तो ये मेरी चीज़ें गलत हो गई। या फिर गड्ढा भी है, कुछ भी हो सकता है, अदर कोई भी रीजन हो सकता है। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसने साफ साफ बोला जो लोग तेज गति से चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है, यानी कि खतरा बढ़ जाता है। लेकिन एकमात्र यही रीजन नहीं है। ये तो देखो, दुर्घटना का एकमात्र यही रीजन नहीं है, इस वजह से गलत हो गया। अब खतरा बढ़ जाता है, इसने ये नहीं बोला कि यही एकमात्र रीजन है, इसने बोला खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। यानी कि तेज चलाओगे, इसने साफ बोला कि तेज चलाओगे तो आपका खतरा बढ़ जाए। ओनली टू अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में केवल प्रतिभागी गणितज्ञ को आमंत्रित करते हैं। एक व्यक्ति जो परंपरागत प्रायिकता नहीं जानता वो एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ नहीं है। ओके भाई, विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम में आमंत्रित सभी गणितज्ञ प्रायिकता जानते थे। एक बात बताओ, इसने साफ साफ बोला है कि जो भी कार्यक्रम में आए ना वो केवल प्रतिभाशाली गणितज्ञ को आमंत्रित किया गया। तो बिल्कुल, और ये सब क्या जानते हैं? परंपरागत प्रायिकता नहीं जानते, वो प्रतिभाशाली गणितज्ञ नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। इसने बोला है कि प्रतिभाशाली गणितज्ञ को ही बुलाया गया है, तो ये प्रायिकता जानते हैं। जो नहीं जानते उनको तो गणितज्ञ माना ही नहीं गया इसने। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस गणितज्ञ को शास्त्रीय संभाव्यता यानी कि प्रायिकता नहीं का ज्ञान नहीं है उसे पुरस्कार समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों मेरे आंसर सही हो जाएंगे। ए और दो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का न्यूनतम प्रतिशत भाग क्या है? पहले तो ये देख लो, दोनों परीक्षाओं में एक में 20 उत्तीर्ण हो रहे, एक में 22 हो रहे, 25 हो रहे। 20 कितने से हो रहे? 8 और 20 30 और 50 से, यानी कि 50 यानी कि 40 पर कितना प्रतिशत? 40%। ओके, न्यूनतम भाग पूछा इसने। इसमें कितने हो रहे? 22 हो रहे। 22 बी में कितने से हो रहे? 16 और 26, 38 और 50, यानी कि 44%। ये 25 और 45, 45 60 70, 25/70। ये कितना हो जाएगा भाई? डबल ये जीरो कटा, 7 से 4 और 4 जीरो यानी कि 5, 45 से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 45 पॉइंट कुछ आएगा। इसने न्यूनतम पूछा है 30, तो ये कितना होगा? 52 और 70 और 81, यानी कि ये कितना होगा? 37.5%। इसने पूछा क्या है बताओ? पूछा क्या है? सबसे न्यूनतम। तो सबसे न्यूनतम कौन सा होगा भाई? 3/8, 37.5%, यानी कि डी वाला मेरा आंसर हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज वगैरह बराबर आ रही है ना आप लोगों तक? किराए पर और अन्य खर्चों पर खर्च की धनराशि के बीच अंतर। किराए पर कितना खर्च किया गया है बताओ? 16। और अन्य खर्चों पर कितना किया गया है बताओ? 14। तो 2 का मान मुझे ज्ञात करना है। 2 का मान, अगर मुझे एक बार बताओ ये कितना है? टोटल 100 होगा भाई। टोटल 30 है, ये 100 का मान होगा। मुझे 2 का मान ज्ञात करना है। 2 का मान, ये 50, तो ये कितना होना चाहिए? 0.6 होना चाहिए। 0.6 यानी कि 0.6 मेरा आंसर होगा। 0.6 है, ये रहा बिल्कुल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लोग सिमरन, अक्षय, पुनीत, अंजलि, विनेश, भावेश हैं और प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। उनमें से कौन दूसरा न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाला है? ओके, ये क्या बोल रहा है? अब तीनों में से कौन सा पर्याप्त है? अब सोल्व करो, पहले को सोल्व करो। विनेश का स्कोर भावेश से अधिक है, यानी कि विनेश भावेश से ज़्यादा है। ओके, भावेश से ज़्यादा है। अक्षय न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। पूछा क्या है मुझे? दूसरा न्यूनतम। तो क्या मैं यहाँ से दूसरा न्यूनतम निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता, तो इससे तो नहीं होगा।
अंजलि का स्कोर सिमरन से दिखे लेकिन 22 से कम है, तो यहाँ से भी मैं दूसरा नहीं निकाल सकता। अक्षय सिमरन से कम स्कोर है, अंजलि से कम स्कोर है, पुनीत ने दिनेश का को ज़्यादा स्कोर किया, तो यहाँ से भी मुझे दूसरा नहीं मिला, क्योंकि इसने कहीं भी किसी का भी निर्धारित नहीं किया हुआ। ठीक है, अब मैं तीनों को मिला के ट्राई करता हूँ। पहले से बोला कि विनेश का स्कोर 22 से अधिक है और न्यूनतम किसका है, अक्षय का। किसका न्यूनतम है, अक्षय का, अक्षय का। ओके सर, ये बोल रहा है कि अक्षय ना सिमरन से कम स्कोर करता है, यानी कि सिमरन का स्कोर यहाँ रहा होगा, सिमरन का स्कोर बिल्कुल सर यहाँ रहा होगा। जो अंजलि से कम स्कोर करती है, सिमरन अंजलि से कम स्कोर करती है। पुनीत ने विनेश को ज्यादा स्कोर किया, पुनीत ने विनेश से ज्यादा स्कोर किया। ओके, अब एक बात बताओ, इसने बोला है कि विनेश ने 22 से ज्यादा किया, 22 से ज्यादा विनेश ने किया है ना, विनेश ने, और विनेश से ज्यादा किसने किया, पुनीत ने। यहाँ पुनीत लिख देना भाई, पुनीत। तो मुझे साफ साफ मिल नहीं गया कि सबसे जो दूसरा न्यूनतम कौन है, सिमरन, सिमरन। तो क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी कथन आवश्यक है, बिल्कुल तीनों कथन आवश्यक है। तीनों कथन मिल जाएंगे तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। डिस्टेंस के लिए कोड चाहिए, डिस्टेंस कहाँ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ये रहा। अब एक बताओ, मैं ढूंढूंगा मेंटेन, मेंटेन नहीं मिला, मस्ट का मस्ट ये रहा, तो मस्ट और इसका टेक कोड हो गया, टेक कोड हो गया, मस्ट का टेक कोड हो गया। अब क्या बचा, एसेंशियल, एसेंशियल का कोड क्या होगा, ओपीटी, ओपीटी। अब एसेंशियल का कोड मेंटेन और डिस्टेंस का कोड चाहिए। मेंटेन का भी कहीं नहीं दे रखा, डिस्टेंस का भी नहीं, कहीं नहीं दे रखा, तो इन दोनों के बीच डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेंटेन का कोड है और कौन सा डिस्टेंस का कोड है। या तो एनबीसी होगा या CXZ होगा, इनकी डी आंसर होगा, डी। यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार पड़ता है तो उसी महीने की 24 तारीख को कितना पड़ेगा, 6 तारीख को अगर मंगलवार है तो 13 को मंगलवार होगा, 20 को मंगलवार होगा, और कितना 27 को मंगलवार होगा। तो 25 को 26 को क्या होगा, सोमवार, और 25 को क्या होगा, संडे, और 24 को यानी कि शनिवार। 7वें में क्या आ जाएगा, बी। देख लेना, सीधा सवाल है, सीधा भी कर सकते हो, 20 से भी मैंने उल्टा कर दिया। त्रिभुजों की संख्या, मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया, जब भी ऐसी आकृति आए, कौन सी, स्टार वाले आकृति, और आपको त्रिभुजों की संख्या पूछे तो 10 आएगी, 10 गिन के देख लेना भाई। एक निश्चित कोड भाषा में रो को JMFW के रूप में लिखा जाता है। एक बार बताओ, इसको ये लिखा जाता है, ओके, ये 18 पे होगा, ये 15 पे होगा, ये 22 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 10 पे होगा, ये 13 पे होगा, ये 6 पे होगा, ये W पे, यानी कि 23 पे होगा। एक चीज़ आपने नोटिस की, ये मिला के भी 28 हो रहा है, 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 यानी कि दोनों को मिला के 28 होना चाहिए, दोनों को मिला के 28, खत्म। 18, 21, 9 और ये कितना 14, इसमें 28 बनाने के लिए 10 जोड़ूंगा, इसमें क्या जोड़ूंगा 7, इसमें कितना जोड़ूंगा 19, इसमें कितना जोड़ूंगा 14। 10 पे क्या आता है, G आता है, 7 पे G आता है, 19 पे S आता है, 14 पे N आता है। बस कहाँ है भाई, ये रहा भाई, ए मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है भाई, लॉजिक बिल्कुल इजी है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 5 के ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद उसके बाद 9 नहीं है। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन, कितनी बार 5 के ठीक पहले 6, 5 के पहले ठीक, ओके 6, 9 बाद में 9 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 9 है तो ये तो नहीं होगा। 5 के पहले 6 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, 4 है, बिल्कुल एक ये होगा, ये तो नहीं होगा, 9 बाद में एक ये होगा, 2, यहाँ भी 9 बाद में है। तो ऐसे कितनी संख्याएं होगी बताओ, 2, लेकिन एक ये भी तो है ना मेरे भाई, 5 के ठीक बाद ठीक पहले 6 होनी चाहिए, बाद में 9 नहीं होनी चाहिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनकी मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए 3, बाद में 9। एक बार और देख लो,
मैं थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा है, जैसे ये 5 से पहले 6 है, 9 नहीं है बाद में, ओके। 5 से पहले 6 है लेकिन 9 है, 5 से पहले 6 है, एक ही हो गया, यहाँ भी 9 है तो एक ये है, 3 होगी, 3 ही होगी भाई, बाद में 9 नहीं है, 3 मेरी 3 होनी चाहिए। जब रोहित बाएं और 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह 10 लड़कों की पंक्ति में बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है। ये क्या बोल रहा है कि रोहित पहले इस स्थान पर था, बाएं और 2 स्थान बढ़ा, 2 स्थान बढ़ा, ओके। अब ये कि बाएं और बढ़ा तो ये 7वें स्थान पर आ गया, तो पंक्ति में दाएं छोर से शुरू करते हुए वो पहले कहाँ बैठा, 10 तो टोटल है, तो इसके इधर कितने होंगे, 6 लोग होंगे, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10वां हो गया। तो एक बार बताओ, रोहित पहले यहाँ बैठा हुआ था, कौन, रोहित, तो दाएं से कौन सा स्थान था, दूसरा, 11वें में क्या आ जाएगा, बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, कितने ग्रह सूर्य नहीं है, पहले तो सूर्य नहीं है, ग्रह को उठा दो, पहले तो ग्रह ढूंढो, कौन से ग्रह, प्लानेट, एक बार ये प्लानेट। अब इसमें सूर्य वाले को उठा दो, ये हिस्सा हट गया, सारा हिस्सा, तो इन तीनों में से कोई होगा। एक बार बताओ कितने नहीं है, बताओ चलो। 4 और 8 दोनों नहीं है, क्योंकि प्लानेट होने चाहिए, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पेन है, ये प्लानेट है ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा, 12। इजी, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है यार, मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया ये सीरीज में बहुत दिक्कत होती है, तो भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अलावा कुछ इलाज नहीं है ऐसे क्वेश्चनों का। इसको देखो, देखना, एक पैटर्न पकड़ना, मैं बीच में कहाँ से ला रहा हूँ, ये टी बीच में आ रहा है, इसके बाद ये बीच में आ रहा है, सी बीच में आ रहा है, एस बीच में आ रहा है, तो ये क्या आएगा, अब क्या आएगा, ये वर्ग बीच में आएगा, वर्ग बीच में आएगा, यानी कि ये गलत हो गया, तीनों में से एक होगा। अब देखो, मैंने अलग अलग चीज क्या दिख रही है, कोने वाली चीज अलग मुझे दिख रही है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ की चीज उठ के आई, फिर यहाँ पे क्या आया, सी, यहाँ की चीज उठ के आई, फिर यहाँ की चीज यहाँ उठ के आएगी, ऐसा आया, तो ये यहाँ आया तो प्लस आना चाहिए, प्लस कोने में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्लस, ये लो, पैटर्न होता है इसका यार, ये पैटर्न पकड़ता है भाई। तीस, 45 और 275, 810। इस क्वेश्चन को सोल्व करो भाई। कितने का डिफरेंस है, 15 का, इनके बीच डिफरेंस कितना का है, 810 में से 275 गया तो कितना बचा, 5, 10, 3 और ये 7 में से 5, 535, 535। अब देखो क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे 535 है ना, अगर मैं यहाँ पे 90 रखता हूँ तो ये 45 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 185, ये 3 गुना, तो ये तो कुछ लॉजिक नहीं बेटा, ये 3 गुना है, ये कितना गुना है, नहीं पर 180 5 गुना है, ओके, ये तो नहीं बैठा, यानी कि ये वाला लॉजिक नहीं बैठेगा। अब मैं ऑप्शन क्या ले रखता हूँ, 125 रखा तो कितना आ जाएगा, 80, 5 80, और ये कितना हो जाएगा, 140, 150, ये 15 से 80 फिर 150, ये भी कुछ नहीं बैठा। अब देखना, 139 मुझे, मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि 139 कोई लॉजिक नहीं बिठाएगा, देख लेना, मैंने 100 रखा है यहाँ पे, तो 15 और 100 कितने का डिफरेंस आया, 45 और 55 का, 55 का डिफरेंस आया, 55 का, 100 और 75 में, 175 में कितने का, 175 का, इनके बीच डिफरेंस कितना का, 40 का, समझो, इनके बीच डिफरेंस कितने का है बताओ, 120 का, इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 535 में से क्या घटाओगे, 175, 0, 13 में से 6, और यहाँ कितना, 4, 3, 360, 360 का, ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, तो मेरा आंसर क्या बैठ गया, मेरा आंसर होगा भाई कौन सा, डी, यानी कि मेरा पैटर्न बिल्कुल सही बैठ गया। 2 मिनट लगे लेकिन सोल्व करने में, यह भी ध्यान रखना मेरे भाई। कुछ लाइट पंखे हैं, कुछ लाइट क्या है, पंखे हैं, सभी पंखे क्या है, स्विच है, सभी तार लाइट है, सभी तार
तार यहाँ मैंने बना दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि सभी तार पंखे नहीं, कुछ तार स्विच है, कुछ तार स्विच है। ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि मैंने यहाँ बना दिया, हो सकता है ये यहाँ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जिसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है उसको मैं गलत मानते हैं, हम गलत मानते हैं। कुछ लाइट स्विच है, कुछ लाइट स्विच है, बिल्कुल है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ओनली थर्ड, डी वाला। यार मेरे आंख में कचरा चला गया यार। एक कक्षा में एलन की रैंक ऊपर से 20वीं और नीचे से 98वीं है। चार्ज हटा दिया भाई मैंने, सही आ रही है ना, प्लेस वगैरह सब कुछ सही आ रहा है, ओके। एक कक्षा में एलन की रैंक ऊपर से 20वीं है और नीचे से 98वीं है। यदि रैंक ऊपर से 57वीं हो जाती नीचे से क्या होती? अब बताओ टोटल कितना हो गया? 20 + 58 - 1। अगर एक ही इंसान की दोनों तरफ से रैंक दी हुई हो तो उन दोनों को जोड़ के -1 करते थे, कितना? 77। टोटल लोग 77 हैं। अगर ऊपर से 57वीं तो नीचे कितने बच जाएंगे? 20 लोग बच जाएंगे। और उसकी रैंक कौन सी हो जाएगी? 21वीं रैंक हो जाएगी, 21वीं। ये नहीं होगा, 20वीं नहीं होगी भाई, 20वीं नहीं होगी, गलती मत कर देना। 20 तो उसके नीचे हैं लोग, यानी कि नीचे से 20 लोग हैं, 21वीं उसकी रैंक होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? 17वां क्वेश्चन। एक बात बताओ, 172 के करीब कैसे जा सकता हूँ? इनकी इसका कुछ मल्टीप्लाई करके, कितना मल्टीप्लाई करके? अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, समझना, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 76 और 152। तो ये तो नहीं हुआ भाई, ये तो नहीं हुआ। दूसरी संख्या से अगर मैं 314 पे जाना चाहूँ तो कितना करो भाई? अब 172 का दुगना कितना होता है भाई? 344। 172 का दुगना 344 हो गया भाई। अगर मैं 172 का दुगना 344 किया, 344 में से मैंने 38 घटाया तो मेरे क्या बच गया? 306। अब मैं 314 के लिए जाने के लिए क्या करूंगा? 8 जोड़ूंगा। यानी कि क्या ये लॉजिक सेम यहाँ बैठ रहा है? 176 का दुगना कितना हो गया? 352। 352 में से मैंने 42 घटाया तो 310 आ गया। क्या मैं 8 जोड़ूंगा तो क्या 318 हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। तो मेरा लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक समझ में आ गया? ये लॉजिक है। इसका दुगना किया 380 होगा, 380 में से 56 घटाया तो 324 होगा। 324 + 8 किया तो कितना होगा? 332। तो ये तो मेरा गलत हो गया। 136 272, यानी कि ये तो 272 से ज़्यादा है। 272 से कितना घटाया? 272 से मैं 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 260 + 8 यानी कि 268। 268 यानी कि ये भी गलत हो गया। 152 से मैं 304 गया और 18 घटाया + 10 8 किया तो कितना हो जाएगा? 294। बिल्कुल भाई यहाँ बैठ गया मेरा सी आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बैठ गया भाई। बेहतरीन क्वेश्चन आया इस मॉक में। मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी है भाई, इसकी लॉजिक बहुत प्यारे हैं। रेहान ने मैराथन में भाग लिया। वो प्रारंभिक रेखा से शुरू होता है, दक्षिण की ओर दौड़ता है। ओके, ये प्रारंभिक रेखा से शुरू हुआ और दक्षिण की ओर दौड़ा। 10 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर से बाएं मुड़ने से पहले 6 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ा 8 चलेगा 8। अब वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि बराबर आ गया। अब वो समापन रेखा से कितनी दूर है बताओ? ये 8 से 14 दूर है, 14 है। ये कितना है? 1 मिनट दोस्तों, अच्छा ये 4 है ना यार, ये 4 है, ये 4 किलोमीटर मुड़ा है ना दाएं, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। सी आंसर हो जाएगा, सी। देखो लिखने में भी मैंने गलती कर दी थी, कभी हो जाता है यार, ह्यूमन आदमी है। उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद एक अक्षर है। ठीक संख्या होनी चाहिए, अक्षर है। एक तो ये हो गया, कौन सा 19वां नंबर की? एक तो ये हो गया, इस प्रतीक के पहले एक संख्या नहीं है।
इस प्रतीक के पहले एक संख्या नहीं है, इस प्रतीक के पहले एक संख्या नहीं है, इस प्रतीक के पहले एक संख्या नहीं है, इस प्रतीक के पहले, यानी कि एक आंसर हो गया भाई। एक ही ऐसा है जिसमें प्रतीक से पहले ठीक पहले एक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन बाकी है, पूरी जीके बाकी है, साइंस बाकी है। कराएंगे भाई, सब कुछ करवाएंगे, टेंशन मत लो आप लोग, बेकायदा करवाएंगे भाई, सबका करवाएंगे। रोहन अपने कार्यालय से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। ओके, 6 गया, फिर किधर मुड़ा? दाएं। दाएं इस साइड है ना रोहन का, हाँ बिल्कुल। 4 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं इस साइड है 2। अब क्या, फिर बाएं मुड़ता है 8। तो अब वो कार्यालय से किस दिशा में? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, डी। अब मैं रीजनिंग को थोड़ा सा फास्ट भी करूंगा भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा। जहां मुझे समझाने की जरूरत लगेगी मैं समझा दूंगा फटाक से। ये कितना मुड़ा है भाई? ये कितना मुड़ा है? 90 डिग्री। फिर ये 145 डिग्री। ये क्या मुड़ रहा है? देखो सुनो, ये है ना, ये दोनों चेंज हो गए, चेंज। गलत क्या है एक बार बताओ? गलत, इसने गलत पूछा है ना, अन्य से भिन्न। एक चीज बताओ, अन्य से भिन्न कौन सी होगी बताओ? अरे दिख रहा है भाई, साफ साफ। कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 135 डिग्री का। और इनके बीच 90 डिग्री का, इनके बीच 90 डिग्री का और 135 डिग्री का। ये क्या है? क्या है भाई? 135 डिग्री है, 135 डिग्री। एक चीज तो इससे तो ये तो सब कुछ दोनों गड़बड़ कर दिया, लेकिन एक चीज देखना मेरी बात, ये जो बिंदु है ना, इससे ये 135 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये बिंदु ये 135 डिग्री, इससे ये 135 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ओके, यानी कि इन दोनों में से कोई होगा भाई। अब आंसर कौन सा होगा? ये देखो, ये तो सब कुछ सेम है, ये भी सही है। अब मैं यहाँ इन दोनों में डिफरेंस कैसे पैदा करूँ बताओ? अब तो मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगा भाई डिफरेंस पैदा करने के लिए। इसके राइट साइड में ये है, इसके राइट साइड में ये है, इसके राइट साइड में क्या नहीं है? इसके राइट, देखो दोनों के राइट साइड में क्या है? बिंदु जो बरा हुआ है ना। और देखो इसके भी राइट साइड में बिंदु बरा हुआ, इसके भी राइट साइड में बिंदु बरा हुआ, लेकिन इसके राइट में नहीं है, इसके लेफ्ट में। यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? बी। अब समझ में आया लॉजिक क्या था? बेहतरीन लॉजिक था। नहीं कर पाएंगे लोग यार, नहीं कर पाएंगे, ऐसे लॉजिक दिमाग में नहीं आते इतनी जल्दी भाई। कुछ क्वेश्चन तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे हैं। कुछ पी क्यों है क्यू, कुछ पी टी है टी, कुछ सभी टी क्या है? बी। ये क्या कह रहा है? कुछ पी बी है, कुछ पी बी है बिल्कुल। कुछ बी क्यू है? नहीं, कोई भी बी क्यू बी नहीं है, ये भी गलत है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए, ओनली वन अनुसरण करता है। आइदर और की कंडीशन नहीं बनेगी भाई, दिमाग में मत लाना इसको। यार थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? जल्दी से ये नहीं हो रहा। टेक्निकल का दर्पण प्रतिबिंब, अब मैं फटाफट फटाफट कर दूंगा भाई। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। सी एन, सी के बाद क्या है? आई। ये तो ये भी गलत, ये खत्म। डी, क्योंकि ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज समझाने की जरूरत नहीं है उसको मैं क्या करूं बताओ? ये 7 पे आता है, 15 पे आता है, 12 पे आता है, 4 पे आता है, 6 पे आता है, 12 पे आता है, ये कितना पे आता है भाई? 15 पे, ये 3 पे। ये -1, ये -1, ये -3। अच्छा ये उल्टे कर दिए, उल्टे कर दिए, उल्टे कर दिए भाई। या फिर एक चीज कर सकते हो, उल्टे नहीं किए इसने। इसने क्या किया? इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये देखो, ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा एन। तो ए का उल्टा जेड होगा, एन का उल्टा एम होगा, जेड एन आएगा, जेड एम आएगा बीच में, जेड एम, जेड एम, जेड एम। ये रहा, बी से एक कम कर दो, ए और जे। बिल्कुल सटीक लॉजिक है भाई। रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है। भाई क्या, रेशमा है ना, रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है।
यानी कि क्या होगी, सानू की पत्नी, सानू की पत्नी। अविवाहित बहन कौन है भाई, इसकी कोई बहन होगी, उसकी भाभी है ये, ओके, ये भाभी है, भाभी, ओके। मवीस सानू की माता है, सानू की माता मवीस है, मवीस। रेशमा का सा, अरे यार इसने पूछा रेशमा का सानू से किस प्रकार संबंध है, पत्नी का ही होगा। नावेद की पत्नी है, और नावेद, मवीस नावेद की पत्नी है, ये लो। सानू नावेद का इकलौता पुत्र है, ये लो, खत्म, यही हो गया। मैंने तो यही प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि भाभी है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा। ये क्या है, 2 है, ये 3 दिखा, प्राइम नंबर है 5 दिखा, ये 7 दिखा, तो क्या आएगा प्राइम नंबर, 11, 11, 11। ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 9 है, ओके। ये 7 कैसे आया, ये 7 है, ये 9 कैसे आया फिर, अच्छा। चलो तो फिर ये नहीं आ रहा समझ में, तो एक चीज देखो, के तो सब दोनों में सेम है, 11 है, आ रहा है, जेड से 8 आया, कितना कम किया इसने, -8, फिर 8 से 22 गया तो प्लस कितना किया, 14, फिर ये कितना है, ये +8 किया है, +14 किया है, और ये कितना किया है भाई, +22 और +14, यार ये भी तगड़ा है यार। तो अब क्या आएगा भाई, अजब लॉजिक है यार, बेहतरीन लॉजिक हो गया है तो यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या लॉजिक हो सकता है भाई। ये 2 तो मैंने आउट कर दिए थे, ये 2 7 5 का डिफरेंस है, 5 का। चलो भाई नहीं आ रहा तो छोड़ो, भी छोड़ दो, बाद में देखेंगे, अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मुझे और भी क्वेश्चन करने हैं। 4 के विपरीत कौन है भाई, 4 के विपरीत, एक बार बताओ, 1 के विपरीत क्या आ गया, 1 के विपरीत 3, इन दोनों से 5 और 4, 1 और 4, यानी कि 2 के विपरीत 5 आ गया, तो एक, अब 4 के विपरीत क्या बचा, 6, 4 के विपरीत 6, खत्म। अरे क्या लग गया यार, ये तो नहीं ऐसे थोड़ी, कैसे लग गया, ये 6 लोग हैं जो 6 इमारत पे रहते हैं, ओके। निचली इमारत 1 है, ये अच्छा, फिर इसको बाद में कर देंगे, पहले सबसे इमारत, दीप्ति सम संख्या वाली मंजिल पर रहती है, लेकिन सम 4 पे नहीं रहती। दीप्ति और अमित के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, 4 पर नहीं रहेगी ये बात इसने बोल दिया। दीप्ति यहाँ रहेगी, तो दीप्ति और किसके, अमित के बीच, अमित के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। चंदन फरहान के ठीक नीचे रहता है। एक बार बताओ, दीप्ति सम संख्या पर रहेगी तो दूसरे पर रहेगी, चौथे पर रहेगी नहीं, तो 6 मंजिल यहाँ आ जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मंजिलें हो गई, ओके। चंदन फरहान के ठीक नीचे रहता है। अब एक बार बताओ, मैं चंदन को कहीं भी रखूंगा तो कहाँ रख सकता हूँ, चंदन को सिर्फ यहीं रख सकता हूँ, तभी फरहान के नीचे रहेगा, फरहान के। फरहान एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, बिल्कुल ये भी सही हो गया। न तो चंदन और न ही विनीत सबसे निचली मंजिल पर रहता है, चंदन भी नहीं रहता, विनीत भी नहीं रहता, तो विनीत सबसे ऊपर रह जाएगा। इसने चौथी मंजिल पर पूछा है तो फरहान रहेगा, फरहान। अपने को बाकी ज्ञात करना ही नहीं है, अपने को चौथी मंजिल से मतलब होना चाहिए। बदल दो भाई इसको फटाफट। क्या 10 भाग 5 यानी कि 2 हो जाएगा, +10 -5 कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, यानी कि ये तो गलत हो गया। 7 + 6 × 2 -8, ये कितना हो, 21 - 8 11, यही होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। ये कितना हो जाएगा, 12 - 3 × 2 यानी कि 6 + 4, ये कितना 16 बिल्कुल ये हो गया, सी आंसर हो गया भाई। इन क्वेश्चनों को क्या समझाओ बताओ, नहीं समझा सकता ना तो मैं करके निकल लूँगा। अगली संख्या, लॉजिक ढूंढो, लॉजिक। इनके बीच 25 का डिफरेंस, इसके बीच 25 का डिफरेंस, इसके बीच 25 का डिफरेंस, इसके बीच 25 का डिफरेंस, तो इसके बीच भी 25 का डिफरेंस होना चाहिए ना। 131,
सीधा लॉजिक मिल गया भाई, एक क्वेश्चन नहीं आया रीजनिंग में, बहुत बुरा हुआ। बारदोली आंदोलन कब शुरू किया गया था? अब तो जीके फटाफट उड़ाते जाओ, 20 मिनट में अपने को कितने क्वेश्चन निपटाने, 25 और 20 45। बारदोली आंदोलन कब? 1928 में, सी मेरा आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितने कोष राशि वाले समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी? नहीं पता भाई, ये क्या क्वेश्चन है यार, मुझे नहीं आता ये। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के सब पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है? ये क्वेश्चन पहले आया है भाई, अपने पहले किया है GSAT-3, ध्यान रखना। कौन सी क्रमशः हिमालय के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? बताओ श्रेणी को। वरद हिमालय और नीचे को शिवालिक, सी आंसर। सबको पता होगा ना ये तो। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी को किस प्रकार परिभाषित किया है? ये क्वेश्चन पहले आया, आपने बताया था, मैंने बताया था, लिख लेना इस क्वेश्चन को। जो लोग प्रतिदिन 1.90 से कम जीवन यापन करते हैं, ये NTPC CBT 1 में आया है, NTPC CBT 1 में, CBT 1 में ग्रेजुएट लेवल में ये क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन है भाई। अब तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पहले दिन ही बताया था भाई कि NTPC के सारे क्वेश्चन करके जाएंगे ग्रुप डी में जाने से पहले। जो भी NTPC में सारे क्वेश्चन पूछे जीके के वो करके ही जाने। वीरगा से कहाँ का त्योहार है? बताओ फटाफट। कर्नाटका का, बहुत बार आ चुका। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm, देखो मैं डिटेल ज़्यादा बताने वाले क्वेश्चन आ ही नहीं रहे जिसमें मैं डिटेल बता पाऊँ आप लोगों को। ये क्या है, 2 कंपनियों के साथ, नहीं यह नहीं पता भाई मुझे। BCCI द्वारा पुरस्कारों में शामिल नहीं है। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी बिल्कुल शामिल है। पोली उमरीगर किससे संबंधित है? हॉकी से, तो यही नहीं होगी भाई। आंसर मेरा क्या आ गया? बी। पोली उमरीगर पुरस्कार है ना, वो हॉकी से संबंधित है भाई। ये बोल रहा है कि कितने युग सही है, ओके सही पूछा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, बिल्कुल सही है। फाहियान चंद्रगुप्त के समय आया था, बिल्कुल सही है। हेनसांग हर्षवर्धन के समय, बिल्कुल, तीनों सही है भाई, तीनों ही सही सुमेलित किए गए पहले से ही। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए जीता है? नहीं पता भाई। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सी है? अरे मैंने ये क्वेश्चन बताया है आप लोगों को भाई, ये क्वेश्चन पहले भी है। कौन सी अरहर की फसल है? उगादि कहाँ का त्योहार है? बताओ फटाफट। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्यों में मनाया जाता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कहाँ से लिया गया है? बताओ फटाफट, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। चुनाव, जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है ना, वो आयरलैंड से ली गई है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? बता दो चलो। दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? सबको पता है, 14 से 18। डी मेरा आंसर। 25 से 28 में क्या है? बताओ 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? 25 से 28 में। 29 से 31 में क्या है? बताओ। अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा। उन्नीस से 22 में क्या है? बताओ, बता दो फटाफट। भाषण अभिव्यक्ति के संबंध में बुनियादी स्वतंत्रता दी गई है। भाषण अभिव्यक्ति, ये 1922 में, यानी कि व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है 1922 में। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये क्या है? अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? यार ये नहीं पता। मैंने जो आप लोगों के लिए जो NTPC की ने जो ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर की PDF डाली है ना, 8 PDF, वो आप लोग देख लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन भी उसी में है, मुझे नहीं पता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जलवायु परिवर्तन और नदी के प्रवाह में बदलाव प्रमुख कारक थे। नहीं पता भाई, ये तो नहीं पता, दोनों ही नहीं पता मुझे। ऋग्वेद में वर्णित मर्दरवाच का तात्पर्य क्या है? मैंने साफ साफ ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया था कि मर्दरवाच का तात्पर्य क्या है? वह जो बलि नहीं देता। बी, ये मोक्ष सारे रिपीटेड डाले इन्होंने। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन मेरे पूरे वीडियो देख लेना, कितने लगभग मैं 20 वीडियो करवा चुका हूँ, 20 मोक्ष से भी ज़्यादा मैं करवा चुका हूँ। आप मेरे सारे वीडियो देख लो, इसमें से लगभग 20 से 30% रिपीटेड क्वेश्चन है। अशोक को उपनिषद विहार की अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मन देश का भ्रमण करते समय मदद की थी? तो ये था भाई कौन? सांभा। कौन था? सांभा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है? रेचल कुशनर का उपन्यास जो 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। ये नहीं पता भाई। उत्तर वैदिक काल में कल वसूलने को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन है ना, NTPCU अंडर ग्रेजुएट लेवल CBT 1 में आया है। CBT 1 या तो CBT अंडर ग्रेजुएशन में आया या ग्रेजुएट में आया, दोनों में से किसी एक में क्वेश्चन आया है ये। जो उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने को भागदूत कहा जाता था। कौन? भागदूत। देखो मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है ये बात। ये तो क्वेश्चन तो मैं 1000 बार बता चुका है यार आप लोगों को। 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किस सिद्धांत ने अम्ल सार संयुग्मित युग्मों की अवधारणा को जन्म दिया? ब्रोनस्टेड लौरी सिद्धांत। ये जो NTPC की जब अपन सीरीज की थी ना, तो मैंने 3-4 बार इस क्वेश्चन को करवाया था। कब मैंने क्या करवाया था? टेक्स्ट बुक वालों ने डाला था, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। यदि आप एक दर्पण में देखते तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा और दर्पण का आकार प्रकार है। तो बताओ छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में छोटा प्रतिबिंब? उत्तल में। तीसरा देखो भाई, मुख क्या करता है? मुख अम्ल विघटन। आमाशय बताओ, आमाशय पोषक तत्वों का अवशोषण। छोटी आंत पीसना और एंजाइम मिलाना। यकृत बता दो सबको, मैंने कितनी बार बताया यकृत। लीवर क्या करता है? पित्त का उत्पादन। बड़ी आंत बताया जल का अवशोषण। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। खत्म भाई। मैं ये क्वेश्चन बहुत सी बार बता चुका हूँ, आप लोग मानोगे नहीं। अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है जो इंसान है, उसको पता है कि मैं कितनी बार क्वेश्चन बता चुका हूँ। अभी भी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है और अभी भी अगर उसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना भाई, तो विश्वास मानना मेरे जो वीडियो देखे ना वो अच्छे से नहीं देखे, नोट्स नहीं बनाए उन लोग उसके, इसलिए आज आपको नहीं आ रहे। और वैसे भी आपको ये मालूम ही होना चाहिए। IAS के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा उनके एस्को से अलग किया जाता है। पता नहीं आ रही है। मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुओं को न्यूनीकरण द्वारा उनके एस्को से अलग किया जाता है। यार ये नहीं पता मुझे, छोड़ो इसको। फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है भाई शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता और सकल प्राथमिकता उत्पादकता। इसको मत लिख देना ये भाई, इसको मत लिख देना, इसको मत लगा देना आंसर ये होगा, ये गलत होगा। शुद्ध से मतलब है हमें शुद्ध। अंतःजिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित है? मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन से कोशिकांग सम्मिलित है। तो भाई अंतर्द्रवी जालिका एक तो सब में है, सब में है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम बताओ किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि अंतःजिल्लिका तंत्र में कौन कौन से अंतर्द्रवी जालिका, शुद्रकणिका, राइबोसोम और लयन काय है। जब दो समान पिंड गति में होते हैं तो उच्च वेग वाले पिंड में उच्च गति जो होती है वो उच्च गति है, तभी तो उच्च वेग वाला हुआ ना भाई वो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए।
एक देखो 2.5 डायोप्टर और -2.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंसों के संयोजन का सही फोकस दूरी निम्नलिखित में से क्या है। अब एक बात बताओ, फोकस दूरी होती क्या है, 1/, जो कुल क्षमता होती है, कुल क्षमता जो मतलब लेंस की कुल क्षमता ये होती है। अब मुझे कुल क्षमता निकालनी पड़ेगी तभी मुझे फोकस दूरी मिलेगी। कुल क्षमता निकालते कैसे हैं, चलो बताओ। कुल क्षमता क्या होगी बताओ, कुल क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर माइनस 2.5 डायोप्टर, इनकी 0.5 डायोप्टर आएगी, 0.5 डायोप्टर। तो F बराबर क्या होगा, 1/0.5 डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा, एक में आधे का भाग दोगे तो 2 मीटर आएगा, 2 मीटर। अब तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, एक बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे हो आप। यकीन मानिए इस क्वेश्चन को मतलब मैं कहता हूं कि 5 से 10% लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि एक तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ऊपर से लॉजिकल क्वेश्चन है। सुनना मेरी बात को, समझना। मैं क्या बोलता हूं कि समान परिपथ में प्रत्येक शाखा में कुल वोल्टेज समान होता है। यानी कि ये जो समांतर है ना, ये क्या परिपथ, इनमें प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान होता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। अब अपने को चाहिए क्या, समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि मुझे चाहिए कि आर चाहिए, आर समतुल्य प्रतिरोध को आर बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है, देखो इसको निकालने का, आर निकालने का 1/r बराबर 1 क्या होता है, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। ये जो दे रखा है ना ओम, इनका जो प्रतिरोध है ये होता है, इनकी 100 ओम बट प्लस 1 दूसरा 200 ओम प्लस 1/300, यानी कि क्या होता है, जो प्रतिरोध 1/r बराबर फॉर्मूला होता है 1 + r1 + r1/r2 + 1/r3। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ रखा है, इस फॉर्मूले में मान रखा है। अब सोल्व कर दो फटाफट। इसका मैंने 600 कॉमन लिया तो ये 6 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये 2 आ गया, इनकी 11/600 आ गया, 1/r। तो r बराबर क्या हो जाएगा 600/11, तो क्या आ जाएगा भाई 55.5, 55, ये मेरा क्या आ जाएगा मीटर। ओके, मीटर थोड़ी आएगा यार, वोल्ट आएगा ना, वोल्ट है ना। अब एक चीज बताना, मेरी बात को समझना, मेरे को आर मिल गया। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। V कितना दे रखा है बताओ अपने को, V निकालना है मुझे, V तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, वोल्टेज तो मुझे वोल्टेज तो निकालना पड़ेगा, इसने वोल्टेज तो। I क्या दे रखा है मुझे बताओ, इसमें 100 दे रखा है, I 100 दे रखा है, और R मुझे कितना है बताओ फटाफट, 3, देखो 3, तो मेरा क्या आ गया 300 वोल्ट। मेरा V कितना आ गया 300 वोल्ट। अब मेरा V अगर 300 वोल्ट आ गया, R मुझे मिल गया, V मुझे मिल गया, अब समझना, तो कुल धारा कैसे निकालूंगा, धारा यानी कि वोल्ट मुझे मिल गया, तो 300 वाला आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब कुल धारा कैसे निकालूंगा, चलो बताओ। कुल धारा कैसे निकालूंगा भाई, 7 मिनट बचे तो मुझे थोड़ा सा फास्ट भी करना पड़ेगा। कुल धारा मैं कैसे निकालूंगा, अरे यार 300 बटे क्या करोगे आप 100 ओम, यानी कि वो एक बात बताओ, यहां से क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, R बराबर I/V, या क्या सॉरी V/I, ये नहीं लिख सकता। तो यही तो मैंने किया, 300 ये है, I कितना है 100, तो यहां से कितना जाएगा 3, फिर दूसरे से कितना जाएगा 1.5, 300/200 यानी कि 1.5, ये 3 एम्पियर हो गया, ये 1.5 एम्पियर हो गया,
और 300/300 इनकी 1 एम्पेयर यहाँ से आ जाएगा। 3 4 4.5 5.5 सॉरी 5.5 5.5 एम्पेयर, ये इनकी आंसर आ गया बी। बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। मैं कहता हूँ कि भाई नहीं करेंगे, 90% लोग नहीं करेंगे इसको। अब मेरे पास समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी करूँगा। 10वां क्वेश्चन। एक नियत बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 सेकंड की अवधि तक कार्य करता है। वस्तु के वेग को 3 से बढ़ाकर 7 कर दिया जाता है, तो बल का परिणाम। बल का फॉर्मूला क्या था? वो F बराबर ma। अब अगर ये F है, m है तो m तो दे रखा है अपने को 5 kg। a मैं कहाँ से निकालूंगा? a का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बताओ। v माइनस यू, यानी कि पहले वाला वेग माइनस दूसरे वाला वेग, ये ठीक है, अपॉन टाइम। तो v कितना हो गया? 7 माइनस 3 टाइम कितना हो? 2 सेकंड, यानी कि 4/2, यानी कि 2 आ गया भाई, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरा आंसर क्या होगा? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर लो चुंबकीय, यानी कि लो चुंबकीय कौन सी? निकल है, कोबाल्ट है, फेरस है, यानी कि आयरन है, तो मैग्नीज नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? गैर चुंबकीय धातु कौन सी हो गई भाई? मैग्नीज। एक अम्ल में CHO परमाणु होते हैं। दहन विश्लेषण पर 0.454 ग्राम अम्ल और 0.418 ग्राम H2O और 1.023 ग्राम CO2 देता है, तो अम्ल का मूल अनुपाती सूत्र। अम्ल का मूल अनुपाती सूत्र भाई मुझे नहीं आता भाई, क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं, मुझे आएगा भी नहीं और आता भी नहीं है ना, मैं बाद में बताऊंगा। जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं बताऊंगा ही नहीं उसको। यदि एक झील संदूषित है तो निम्नलिखित में जीवों में से किस जीव में कीटनाशी की मात्रा अधिकतम होगी? आपने ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा, उसने बड़ी मछली के बारे में बताया हुआ है। तो मेरा आंसर क्या होगा? बड़ी मछली सबसे ज्यादा कीटनाशी होती है। वो वीडियो देखना आप लोग, ध्रुव राठी का, बहुत प्यारा वीडियो है भाई। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुता अन्य से 3 से भिन्न है? क्लोरीन को क्या लिख सकता हूं मैं? Cl2, नाइट्रोजन को N2, O2 और इसको O3। किसकी भिन्न है? O3 की, ओजोन की। बाकी की 2 है, इसकी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन, लाल स्त्रावण और कर्मांचन जैसी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताओ 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 बताओ। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका भाई आप लोगों को। कौन सी? मेडुला ओब्लिगेंटा, डी। औसत प्रतिरोध बल, ये क्वेश्चन बता दो भाई मुझे, कैसे भी बता दो भाई, बता दो। अभी तो मैंने बताया है आप लोगों को, वही तो क्वेश्चन है ये भाई। एफ बराबर क्या है? एम है। एम मुझे क्या दे रखा है? 5 kg, और यहाँ से मैं ए निकाल लूँगा। ए बराबर 65 माइनस 15/0.2, तो ये कितना हो जाएगा? 50/0.2, यानी कि इंटू 10। 2 से कितनी बार गया? 25, यानी कि 250। ओके, तो 250 हो गया भाई ये मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलो भाई। 10 से क्या कर दो? सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में बदलना पड़ेगा ना भाई। 10 से कर दो भाई, 25 आना चाहिए। 25 इंटू, क्या गड़बड़ कर दिया क्या? चलो इसको बाद में बता दूंगा, अभी टाइम भी हो रहा है मेरा। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा तो अभी देख लेंगे। ध्वनि तरंग का आयाम है ना, ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। कौन ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आयाम। कौन सा कोशिकांग एक यूकेरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है भाई, राइबोसोम। कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है? तो उपकला ऊतक, सबको पता है। जो
क्लाउड तक है ना, पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। ये नहीं पता भाई, इसको छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इस तीनों को पढ़ूंगा। मेरे पास 1 मिनट बचा है। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है? बताओ बताओ भाई बताओ, कौन सा भूस्थितिक कक्षा? ये क्या होता है? भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। जलीय जंतु जिसे निषेचन जल में होता है क्या कहलाता है? अभी ये तो मैंने पहले ही बताया, थोड़े दिन पहले। ये किसी मॉक में क्वेश्चन आया था भाई। भाई ये निषेचन के लिए अपर्जक, जो जलीय जंतु है ना, जिन्हें निषेच जल में निषेचन करते हैं, उन्हें क्या कहता है? बाह्यों में क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन में के साथ अंड प्रजनक। किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है? बताओ 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 बताओ, फटाफट बता दो। 23 में सूक्ष्म पोषक तत्वों को नहीं, प्रोटीन को कहा जाता है भाई, प्रोटीन को। गलत मत कर देना। इसको देखो, एस्टर सुगंधित गंध वाला पदार्थ है, बिल्कुल है भाई। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल। एस्टर का कार्यात्मक समूह ये है, नहीं भाई ये गलत है। पहला और दूसरा सही होगा, पहला और दूसरा। मस्तिष्क के मस्तिष्क को गोलार्धों को जोड़ता है, उनके बीच सूचना स्थानांतरित, सबको पता है, सबको पता है क्या? कार्पस केलोमस, केलोस्मस। इंग्लिश में भी देख लेना भाई। तो इसी के साथ आपका जीके, आपका मॉक खत्म। कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन गलत हुए भाई? आज नेट बहुत धीरे चल रहा है यार। वेट फॉर अ सेकंड, चल जा मेरे भाई यार। अरे यार, वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो रखा है। 1 मिनट में दूसरी टेप खोल के देख लेता हूँ। वेट फॉर अ सेकंड में मोबाइल को आया, वो आया भाई। कितने नंबर आए? 82 नंबर। बहुत गलत हुआ है यार। मैथ में एक क्वेश्चन गलत हो गया। कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया यार? रीजनिंग में भी बहुत गलत हुए हैं। अरे यार ये तो खेला हो गया भाई। लेकिन अच्छे नंबर आए फिर भी। तो चलो भाई, जो गलत हुए हैं और जो नहीं आए उनको करवा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हाँ तो खेला हो गया भाई, मैथ में भी गलत हो गया। ऐसे कैसे पार पड़ेगी? गलत और दोनों ही करवा देता हूँ मैं। अरे यार मेरे से एनालिटिक पे क्यों क्लिक हो गया यार? आपका बहुत लंबा वीडियो जा रहा है यार, फटाफट चल जा मेरे भाई। बच्चों का एग्ज़ाम टाइम है, उनके लिए एक एक सेकंड कीमती है भाई। इनकरेक्ट और अन अटेम्प्ट, हाँ तो बहुत गलत हुए। इसका आंसर देख लेना भाई, क्या आंसर है? मैं आंसर बता देता हूँ सीधा ही। तीनों सत्य हैं। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। मध्यम, ये भी सही है। मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुओं को न्यूनीकरण द्वारा उनके अयस्कों से अलग किया जाता है, ये भी सही है। न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातुओं को वर्जन के द्वारा उनके अयस्कों से अलग किया जाता है, ये भी सही है। छठवां कौन सा है भाई? छठवां गलत हो गया शायद, है ना? सी होगा भाई। अंतर्द्रवी जालिका गोल्जी, यानी कि राइबोसोम नहीं होगा। मेरे से गलती हो गई। इस ये तो नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही बना कर दिया था, ये मुझे नहीं आ रहा। इसको देखो, इसका क्या होगा? सही तो था, 0.5 आया था। ओके 2.5। यार एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने अलग फॉर्मूला लगाया था ना,
और इसमें अलग रखा है। इसमें इलेक्ट्रॉन में वेग निकाला इन्होंने, वो 0.5 निकाल के और इसको भाग दे दिया, 2.5 निकल और इससे 5 से उल्टा करते। तो ये भी सही है यार, एक तरीका ये भी सही है, ये भी सही है। यार देखो इसने क्या किया है, ये है ना, इसने पहले ही सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, 0.65 0.15। इसने क्या किया है, 65 में से 15 घटाया 0.50, इसमें 0.2 का भाग दे दिया, तो ये यहाँ 10 आ गया, ये कितना आ गया 5/2, इनकी 2.5, इनकी 5 × 2.5, ये लो। यही मुझे करना था, मैं बाद में चेंज करने जा रहा था, फॉर्मूला वही है, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है। यह सोचो कि भाई ने तो कॉन्सेप्ट अलग बताया था। 20 जब कोई चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो इसकी उत्तरी छोर उत्तर दिशा के सम्मुख होता है, ये सही है। ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया मेरे भाई, इसलिए बोलता हूँ जल्दीबाजी में क्वेश्चन। चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, यानी कि 8% नहीं डाला, 92 ने डाला, 92 से 48 को मिला और इधर 44 से ये जी, ठीक है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये ध्यान में रखते हुए डाले गए सभी मध्यवर्त। अच्छा 92 की वैल्यू ज्ञात करनी थी मुझे, अरे यार ये तो खेला हो गया मेरे भाई, मुझे 100 का नहीं, मुझे ये 4 है ना, ये कितना 92 की 23 0 0, तो फिर ये तो यहाँ भी गड़बड़ होगा यार, ये तो यहाँ भी गड़बड़ होगा। मेरा आंसर क्या आया था बताओ, 275 और मैंने लगाया भी यही था ना, तो गड़बड़ तो नहीं हो गया, 285 लग गया था क्या, निकाला भी सही था। अब देखो ये हो जाता है कभी कभी एग्जाम में, मेरे साथ एग्जाम में एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था ना, एक क्वेश्चन में यही हुआ था भाई, निकाला मैंने आंसर सही और लगाया मैंने गलत, ऑप्शन सी की जगह बी क्लिक हो गया, यहाँ डी की जगह बी सी क्लिक हो गया, तो भाई गलती कर दी मैंने, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया एक तो, शायद इसका आंसर सी, कौन सा ए होना चाहिए, सी है क्या, क्या क्या था 40%, 36%, ओके 22/100 60 होगा, मैंने क्या कर दिया था 22/70 कर दिया था क्या, 34, हाँ ये 22/70 50 कर दिया था, 22/50 किया था मैंने, ये 22/50 किया था, इस वजह से गलत हो गया भाई, तो ये गलती हो गई मेरे से, तो इसका सही कर लेना इसको 60। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम में बहुत होती है। इस क्वेश्चन को देखो आप यार, ये क्वेश्चन सही तो किया तो था यार, लॉजिक भी तो सही था इसका। 1 मिनट, 18 15 22 और 5, ये 10 13 और 6 और ये कितना है 23, ये 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, यहाँ 10 आना चाहिए, 21 + 7 0 आना चाहिए, 19 9 19 आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, 14 14 आना चाहिए, यही तो है, सी तो होना चाहिए, तो सी तो, मैं क्या कर रहा हूं यार, मेरी बुद्धि कहाँ चली जा रही है बार बार यार, आज 2 बार हो गया यार क्वेश्चन यार, ये जो सिली मिस्टेक है ना एग्जाम में बहुत गलतियां कराती है यार। भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सिली मिस्टेकों से बचना एग्जाम में, आंसर सही निकाल रहे हो, लॉजिक सही लगा रहे हो, बाकी सब कुछ सही कर रहे हो, आंसर गलत लगा दे रहे हो भाई, बहुत मतलब बहुत गिल्टी वाली फील आती है इस टाइम, ऐसा लगता है कि साला 2 गाल पे 2 चाटा मारो खुद के, इन दोनों में से एक होगा। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। लॉजिक बता देता हूँ मैं इसको, ये प्राइम नंबर है, प्लस है 2 है, भाई देख लेना है लॉजिक, ये मैंने वीडियो में बता दिया, अगर नहीं समझ में आए तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। दिमाग खराब हो गया आज। बाकी मैं फटाफट 5-7 क्वेश्चन बता देता हूँ। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितने कितने हैं भाई, 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए से है ना समुद्री विकास कोष की स्थापना की गई है। हाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं
ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, समझ गए। लेकिन फिर भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ये छोटे छोटे मिस्टेकें करके, तो यकीन मानिए अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो कितना गुस्सा आता। मेरे को पता है आज भी मेरे को क्या फील होता है। मैं जब 2024 का जो मेंस था ना सीजीएल, उसमें मैं एक क्वेश्चन नहीं करके आया था। कौन सा क्वेश्चन? मैंने क्या हुआ था, जो फ्रीक्वेंसी थी ना उसकी जगह क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली थी, आवर्ती की जगह। भाई यकीन मानिए वो जो 4 नंबर मेरे माइनस हुए ना, मेरा JSO 0.6 नंबर से रहा था, 0.60 नंबर से। ये 4 नंबर ज़्यादा होते हैं तो मेरे को JSO मिल जाता। यकीन मानिए कि ये जो पॉइंटों में नंबर है ना भाई, ये बहुत मायने रखते हैं। ये आपके नौकरी और बेरोजगारी के बीच अंतर पैदा कर देंगे, तो ध्यान रखना भाई। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155, तो ये देख लेना भाई। 2 कंपनियां, भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना भाई। BCCI यही तो था। आज क्या हो रहा है मेरे यार, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई। अजलान शाह कप है ना, वो है वो किसी संबंधित, तो ये नहीं है यार, ये गलत हो गया मेरे से, माफी चाहता हूँ उसके लिए। कौन सी है भाई? एमिलिया फेरेज है ना, उसको गोल्डन ग्लोबल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर। ओके। अप्रैल 2000 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? कौन है भाई? न्यायाधीश टोमोको अकाने। टोमोको अकाने। 16 का आंसर। जलवायु परिवर्तन और नदी के प्रवाह में बदलाव प्रमुख कारक थे, पहला होगा। दूसरा गलत होगा भाई। रेचल कुशनर का उपन्यास जो 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था, शीर्षक क्या था? क्या था भाई? क्रिएशन लेक। क्रिएशन लेक। तो इसी के साथ मॉक नंबर 5 खत्म हो जाता है आप लोगों का। देखो मेरे से एक गलती हुई है आज। क्या गलती हुई है? कि मेरे को देना चाहिए था कौन सा मॉक? 4। एक्चुअल में वो 4 की जगह मेरे से गलती से 5वां मॉक चालू हो गया। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, आगे पीछे हो गया मॉक, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर भी अपने अच्छे है, सब कुछ अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटी सी मिस्टेकों से बचना था, वो बच लेना। अब जो चौथा मौका का वो कल आएगा भाई। आप लोग जिन लोगों का कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे से जाइए, पेपर को फोड़ के आइए और फिर मुझसे आके बात कर लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज करो, मैं पर्सनली उसको गाइड करूँगा, कॉल करके गाइड करूँगा एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम करना है। वैसे मैंने सब लोगों को यूट्यूब पे सिखाया है। बाकी मिलते हैं कल, तो धन्यवाद आप सभी का।